क्यूब रूट ऑफ एन इंटू स्मॉल आर। ये एक रिलेशन ध्यान में रखो स्टूडेंट। ये कब आएगा? जब आप दोनों का वॉल्यूम इक्वल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ बोथ साइड्स मस्ट बी सेम। ठीक है, मैंने कल बताया था कि जब आप किसी बड़े ड्रॉप को तोड़ते हो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, तो उसमें एरिया बढ़ती है, वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। वॉल्यूम उतना ही रहेगा दोनों का, उससे ये रिलेशन मिलता है। उसके बाद वर्क डन जो है, डी डब्ल्यू इज अ वर्क डन, इट्स गिवन बाय टी इंटू डी ए। ये तो आपको मालूम है। इस सिचुएशन में भी अगर हम लोग वर्क डन निकालें कि कितना वर्क हुआ है, ठीक है, वर्क डन निकालें, तो डेरिवेशन में नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। टी डी ए मतलब चेंज इन एरिया, है ना, डी ए से चेंज इन एरिया, तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया करेंगे ये ड्रॉपलेट्स का, तो मिलेगा। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ वर्क डन की फॉर्मूलास, कुछ 2-3 फॉर्मूलास है वर्क डन निकालने की। सबसे पहले फॉर्मूला ये है, टी टाइम्स 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर कैपिटल आर के टर्म्स में लिखना है, ये है इन दी ब्रैकेट n रेज़ टू 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ n -1। ये फॉर्मूला कब लगेगी? जब आपको अगर कैपिटल आर गिवन है तो आप ये लगा सकते हो। लेकिन बाय चांस कैपिटल आर नहीं गिवन है, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर गिवन है, स्मॉल आर के टर्म्स में लिखना चाहते हो, तो भी ये फॉर्मूला चलेगी। फॉर्मूला बनेगी टी टाइम्स 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी, इट विल बी n माइनस n रेज़ टू 2/3। अगर आपको इतनी सारी फॉर्मूला याद नहीं रहती है तो फर्स्ट वाले याद करो, और ये स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच का जो रिलेशन है वो याद करो, तो बेटर रहेगा। लाइक दिस, ठीक है, क्लियर? ये वर्क डन है इन दिस प्रोसेस, दिस इज अ वर्क डन, ठीक है, क्लियर? ठीक, वर्क डन को देखो अलग अलग और अलग अलग मेथड से भी लिख सकते हैं, वी कैन स्टिल राइट इट इनटू डिफरेंट मेथड्स। चलो वर्क डन को मैं एक ऐसे भी करके लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं ये ले लूं, वर्क डन इज टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर n रेज़ टू 1/3 -1। ये हमने लिखा था वर्क डन को। सी अभी मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, t 4 पाई आर क्यूब कर दिया, देखो मैंने आर क्यूब कर दिया, तो इधर आर से डिवाइड भी किया, ये आर है, और इधर देखो मैंने 3 से डिवाइड किया, इधर 3 से मल्टीप्लाई भी किया, फिर इन दी ब्रैकेट n रेज़ टू 1/3 -1। यहां से देखो n रेज़ टू 1/3 ना, यहाँ पे n रेज़ टू 1/3 की वैल्यू क्या है? n रेज़ टू 1/3 की वैल्यू है कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो n रेज़ टू 1/3 की वैल्यू में डालता हूँ ये। देखो कुछ चेंजेस किए हैं मैंने, अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 4/3 पाई आर क्यूब ना, 4/3 पाई आर क्यूब, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप, इट्स वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप। इस वॉल्यूम को मैं v लिख देता हूँ, 3 भी है देखो यहाँ पे, t भी है, और ये जो नीचे कैपिटल आर है ना, इस कैपिटल आर को आप अंदर ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, इस कैपिटल आर को, कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी लाइक इन द ब्रैकेट 1 बाय स्मॉल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर। वर्क डन की ऐसी फॉर्मूला भी बना ली, ठीक है। अब हर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक फॉर्मूला याद करो तो भी चलेगा, लेकिन दूसरी उसमें से डिराइव करने आनी चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए। देखो ये अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, दिस इज आल्सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है, दिस इज आल्सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क डन, क्लियर? समझा? ओके, सो आगे बढ़े, क्लियर है? यस सर। देखो ये जो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया, इसमें हो क्या रहा है, एक बड़ा सा ड्रॉप स्प्लिट होकर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, बराबर, तब ये फॉर्मूला है। अगर लेकिन अगर रिवर्स हो रहा है, रिवर्स मतलब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है। नाउ कंसीडर रिवर्स सिचुएशन प्लीज, रिवर्स कंसीडर करो, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट बन रहा है, तो भी ये देखो, ये जो रेडियस वाली फॉर्मूला है ना, ये वाली रेडियस वाली, ये तभी भी वैलिड रहेगी, ये तो फिर भी वैलिड रहेगी। बाकी नीचे क्या चेंजेस आएंगे मैं आपको सिर्फ थोड़ा वो बता देता हूँ, नीचे भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगी। ये जो फॉर्मूलाज है ना, आप लगा सकते हो,
वर्क डन मिलेगा इसमें से, ठीक है, लेकिन वर्क डन आपको निगेटिव लेना होगा, निगेटिव। जैसे आप इसमें से वर्क निकाल रहे हो वैसे ही निकालो, निगेटिव ले लेना। निगेटिव वर्क डन मतलब वर्क इज रियली नॉट डन ऑन दिस, वर्क करना नहीं पड़ेगा, वर्क विल बी रिलीज फ्रॉम दिस, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। अगर आप रिवर्स जा रहे हो ना स्टूडेंट, सरफेस एरिया विल नॉट इंक्रीज, सरफेस एरिया विल डिक्रीज। तो डीए जहां जहां पे आपने डीए लिया है उसको माइनस डीए लेना होगा, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी एरिया, माइनस साइन आ जाएगा। ये सारे फॉर्मुलाज वैलिड है, लेकिन आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि जब एरिया इंक्रीज होती है उसके लिए वर्क करना पड़ता है, वर्क डन विल कम पॉजिटिव। लेकिन जब एरिया डिक्रीज होती है, इफ यू गो इन रिवर्स डायरेक्शन, एरिया विल डिक्रीज, उसमें वर्क नहीं करना पड़ता है, इनफैक्ट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, रिवर्स जाने में ना एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? फॉर्मुलास दोनों के लिए वैलिड है, समझाइए। सो याद रखो, जब आप बड़ा सा ड्रॉपलेट ऐसे तोड़ोगे ना, ये देखो, इसमें आप वर्क डन को आप पॉजिटिव लेना ना, वर्क पॉजिटिव मतलब रियली वर्क करना पड़ेगा, और रियली वर्क करना पड़ेगा मतलब रियली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप रिवर्स जा रहे हो, लेट्स से यू आर गोइंग रिवर्स, ऐसे जा रहे हो, तो ये प्रोसेस में ना सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाती है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो वर्क डन अब नेगेटिव में आएगा, और वर्क डन नेगेटिव का मतलब है एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है जो इसमें स्टोर थी। ठीक है, ये भी बताया था जब लेक्चर्स रेगुलर में भी, आज एक बार फिर से हो गया, कीप इट इन माइंड, इन योर माइंड। ओके, हाँ, हियरिंग क्लियर? चलो एक छोटा सा मैं न्यूमेरिकल करके बताता हूँ स्टूडेंट इसके ऊपर। लेट्स ट्राई वन सिंपल न्यूमेरिकल ऑन दिस। ठीक है, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल लिखो, इसमें लिखो लार्ज नंबर ऑफ liquid droplets, large number of liquid droplets of radius r, small r लिख दो, of radius small r, combine, radius small r, combine to form a big drop, combine to form a big drop of radius capital R, radius capital R, लिखा, आगे लिखो। If the energy released in this process, if the energy released in this process converts into, if the energy released in this process converts into kinetic energy of the big drop, okay, energy released in this process converts into kinetic energy of the big drop, converts into kinetic energy of big drop, then find speed of the big drop, then find speed of the big drop. ओके, सबने क्वेश्चन लिखा? एवरीबडी हैज रिटन द क्वेश्चन, राइट? अब Yes, सी, sir. हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें लिखा है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है ना वो कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉप बन गया है। रिमेंबर ये जो प्रोसेस जो हुआ है इसमें ना रेडियस, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कंबाइन होकर बड़ा बन गया। इस प्रोसेस में एरिया डिक्रीज होती है, ठीक है, एरिया इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है। सबसे पहले हम लोग को वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो निकालनी पड़ेगी ना। एनर्जी रिलीज के आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो 3-4 फॉर्मुलास मैंने आपको बताई पीछे वर्क डन की,
वही फॉर्मूला में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल आर मेंशन नहीं है, स्मॉल आर भी मेंशनड है, मतलब दोनों रेडियस लेने हैं, ठीक है। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों प्रेजेंट है इक्वेशन में, तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों हो। अभी भी मैंने एक फॉर्मूला बनाई थी, that work done is given by this formula 3 VT in the bracket 1 by small r minus 1 by capital R, याद है? ये फॉर्मूला यहां पर भी वैलिड है, ये फॉर्मूला यहां पर भी वैलिड है, लेकिन अभी ये फॉर्मूला होगी फॉर्मूला फॉर एनर्जी रिलीज्ड और वर्क विच इज रिलीज्ड, ये फॉर्मूला भी चलेगी, इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें ये V दिख रहा है, ये V याद करो क्या था, वेलोसिटी था क्या और नो? ये V क्या था? वेलोसिटी? नो, वॉल्यूम था, ठीक है। लेकिन अभी हमको वेलोसिटी निकालना है। अब सोचो ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है ना, दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बन गया यही, दिस थिंग बिकम्स काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी वो बड़े ड्रॉप को ही मिल गया है, तो इस काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हम लोग हाफ इनटू मास ऑफ द बिग ड्रॉप इनटू नाउ वेलोसिटी स्क्वायर। अब ये v वेलोसिटी है, ये ऐसे लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपने मास लिखा है, इट्स अ मास ऑफ द बिग ड्रॉप, मास को लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप इनटू वॉल्यूम, मास को लिखा मैंने, इनटू स्मॉल v जो लिखा है वो वेलोसिटी है। अब तो इजी हो गया, ये काफी इजी हो गया सॉल्व करना, ये v कट हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करो, v स्क्वायर निकालो इसमें से, इट बी 60 डिवाइडेड बाय रो 1 by small r minus 1 by capital R. Take a square root on both sides, you will get this one. ये है फाइनल फॉर्मूला, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप, जब पूरा काइनेटिक एनर्जी रिलीज जो हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया पूरा एनर्जी, ये फॉर्मूला है, इजी। इसमें मैंने वो फॉर्मूला यूज किया जिसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों प्रेजेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों गिवन है ना, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब सच बताना, इज इट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन? नहीं ना, मतलब ऐसा है कि इम्पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्टी लेवल है इसकी, नहीं ना। मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं पता है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है, मुझे ईयर याद नहीं है, कुछ 4-5 साल पहले का ही है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है। तो जेई मेंस जिसको स्टूडेंट बहुत टफ मानते हैं, मतलब सर जेई मेंस बहुत टफ है सर, हम तो सीईटी करेंगे, तो जिनको बोलते हैं ना टफनेस है जेई लेवल में, उनके लिए है ये। अब देख लो क्या करना है इसमें, कितना डिफिकल्ट लेवल है इसका, और बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेंस के इसी लेवल के होते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर, आप अपनी डिफिकल्टी कहाँ सेट करते हो, अगर आप ऐसे ही सेट करेंगे कि सीईटी डिफिकल्ट है, तो जेई मेंस तो आपको एकदम स्काई जैसा, मतलब बहुत ऊपर लगेगा, इट विल बी स्काई हाई। आप डिफिकल्टी लेवल सेट करेंगे नहीं जेई मेंस तो इजी लेवल का है मेरे लिए, तो आप एडवांस लेवल तक भी कर लोगे क्वेश्चंस, इट इज अप टू यू हाउ यू डिसाइड योर डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। और एक चीज और बोल दूं, मैं टीचर कितना भी पढ़ा ले, कुछ भी कर लूं, आप कितना भी बोलोगे सर मैंने लेक्चर सुन लिया आपका पूरा अच्छे से, कुछ फायदा नहीं है जब तक आप खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करोगे। सबसे ज्यादा टाइम है ना आपको खुद अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए लगाना होगा। बुक उठाओ, शुरू हो जाओ क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत थियरी पढ़ के, जो जो डाउट्स हैं वो निकालो, उनके सॉल्यूशन ढूंढो, पूछो, सॉल्यूशन आप निकालोगे मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। उससे जब तक आपकी पेन नहीं चलेगी ना, जब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा, जब तक आपके एफर्ट्स नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है, नथिंग विल हैपन, ठीक है। करना शुरू करो, सब इजी लगेगा फिर, ठीक है। जहां हमारी हेल्प चाहिए टीचर्स की, आप बोलो, हम लोग दे देंगे वो हेल्प, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मूला, सो आई होप ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया, गेटिंग? सो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में सरफेस टेंशन चल रहा है, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा, ठीक है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट एकदम डिटेल में तो रिवाइज नहीं करेंगे, तो करवाया गया है। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ना, क्या होता है वो सब आपको याद होगा आई एम श्योर।
एंगल ऑफ कांटेक्ट कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस की वजह से डेवलप होता है. इट कम्स बिकॉज ऑफ द कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्सेस बोथ. लिक्विड के कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है या एडिसिव फोर्सेस ज्यादा है, वो सब डिसाइड करते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है. देखो फॉर एग्जांपल, ये देखो, मैं जस्ट हल्का सा याद दिला देता हूं. देखो सपोज ये कंटेनर है, उसमें लिक्विड है. यहां पर आप लिक्विड का एक मॉलिक्यूल कंसिडर करो. सी दिस, इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड. इसको जो दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ना, ऐसे ऐसे फोर्स बनेगा. इट्स अ टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल. तो ये कोहेसिव हो गया. इट इज FC. कोहेसिव ऐसा होता है. अब ये जो मॉलिक्यूल मैंने कंसिडर किया है, इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द कंटेनर ऑल्सो. कंटेनर भी इसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे. अब कंटेनर और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो ये फोर्स है, ये एडिसिव नेचर का है. देखो दोनों फोर्सेस ऐसे होते हैं. अभी दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, दोनों फोर्सेस का जो टोटल है, वो हम लोग ऐसे निकालते थे, कुछ याद है, बाय पैरेललोग्राम लॉ. ये देखो डायग्राम समझते जाओ. R इज अ रिजल्टेंट फोर्स. अब ये रिजल्टेंट पता है पानी के अंदर हो सकता है, ये रिजल्टेंट पानी के बाहर भी जा सकता है. ठीक है, तो डिपेंड करता है रिजल्टेंट कहां जा रहा है. अगर कोहेसिव फोर्सेस बड़े हैं, ये देखो ऐसा, कोहेसिव फोर्सेस आर मोर. ऐसा मर्क्यूरी में होता है. मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू एडिसिव फोर्सेस. यूजुअली मर्क्यूरी में ऐसा होता है. तो कोहेसिव फोर्सेस बेटा अगर स्ट्रांग है ना, देखो, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा? रिजल्टेंट ज्यादा कोहेसिव की तरफ होगा. रिजल्टेंट ऐसे बनेगा. देखो रिजल्टेंट जब ऐसा बन जाता है ना अंदर की तरफ, तो लिक्विड अपनी शेप ऐसे कर देती है पानी के अंदर. क्योंकि याद करो, आपको ये ऐसा कुछ याद है, 90 डिग्री होना चाहिए. देखो यहाँ पे, ये याद है कुछ? रिजल्टेंट हैज टू बी परपेंडिकुलर ऑन इट. ऐसा होना चाहिए. इसका आप टेंजेंट बनाओ. यू ड्रॉ द टेंजेंट लाइक दिस. सी द टेंजेंट. इट्स अ टेंजेंट ऑन द कर्व सरफेस. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी दिख रहा होगा अभी तो. क्या लग रहा है? एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है ऑब्ट्यूज है? देखो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज. तो कोहेसिव फोर्सेस बड़े होने पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होती है. ये याद रखना पड़ेगा आपको. कोहेसिव फोर्सेस बड़े होने पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ऑब्ट्यूज होती है. एंड वाइस वर्सा, अगर एडिसिव ज्यादा है तो ये जो एंगल है वो एक्यूट भी हो सकती है. ठीक है, मेन आइडिया मैंने दे दिया जो कराया था. इस पे काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दे कैन फॉर्म. वैरायटी काफी बन सकती है इस पे. मेन चीजें ये है. ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट में ये याद रखो. ठीक है, नेक्स्ट एक चीज याद रखो कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, वो लिक्विड और जो कंटेनर है, कंटेनर को मैं सॉलिड बोलूंगा, लिक्विड और सॉलिड दोनों के पेयर पे डिपेंड करती है. लिक्विड और सॉलिड का जो पेयर है उसमें से आपने किसी को भी चेंज किया तो ये एंगल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. ठीक है, the angle gets changed if you change the solid or liquid container. ठीक है, इसमें एक पॉइंट और बता देता हूं. स्टूडेंट आपने वाटर प्रूफिंग एजेंट सुना होगा. वाटर प्रूफिंग एजेंट्स वो ना, डॉक्टर फिक्सिट, एक एडवर्टाइजमेंट आती है डॉक्टर फिक्सिट. वो क्या है डॉक्टर फिक्सिट? आपने देखा होगा टीवी पे. अगर आई थिंक वो वाटर प्रूफिंग एजेंट है. वाटर प्रूफिंग एजेंट क्या करते हैं? आपकी घरों की जो छत वगैरह है जिसमें पानी आने के चांस होते हैं, लीकेज, छत में लीकेज को बंद कर देते हैं. कैसे वाटर प्रूफिंग एजेंट्स क्या करते हैं? वाटर प्रूफिंग एजेंट जस्ट आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज करते हैं. हाँ, अमन कुमार अभी ध्यान से देखो. वाटर प्रूफिंग एजेंट बेसिकली पता है क्या करते हैं? अगर कोई पूछे फिजिक्स के टर्म्स में कि वाटर प्रूफिंग एजेंट्स का पर्पस क्या है, तो वो एंगल ऑफ कांटेक्ट को चेंज करते हैं. दे चेंज दिस थीटा, चेंज कर देते हैं. चेंज करके क्या करते हैं? ये जो है ना, थीटा को, अक्यूट थीटा को ऑब्ट्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं. They convert the theta of acute to the obtuse. ये मैं समझा देता हूं कैसे. देखो सपोज ये आपके घर कोई ये रूफ है, सपोज इट्स अ रूफ. ठीक है,
इस पे पानी जो है जब आप गिरता है पानी इस पे डिपॉजिट हो जाता है, पानी का सब ड्रॉप ऐसे डिपॉजिट हो रहा है, ऐसे ऐसे। तो देखो काफी जो ज्यादा कांटेक्ट है इसका रूफ के साथ हो रहा है। ठीक है, ये देखो, सी दिस पॉइंट, इट इज अ पॉइंट ऑफ द लिक्विड सरफेस विच इज इन कांटेक्ट विथ अ सॉलिड। इस पे अब टेंजेंट बना हुआ है ऐसे, और उसको अंदर से मेजर करो टेंजेंट को, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। आपने देखो ये वाले डायग्राम बहुत देखे होंगे, ये वाले, इसमें तो बहुत समझ जाता है इजीली, हाँ सर एंगल ऑफ कांटेक्ट। यही सेम सिचुएशन यहाँ पे जब आती है तो बच्चे अटक जाते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे बनेगी। ठीक है, तो देखो पानी इसके कांटेक्ट में है। अब वाटर प्रूफिंग एजेंट क्या होता है? वाटर प्रूफिंग एजेंट जो है वो रूफ और पानी के बीच में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर वाटर प्रूफिंग एजेंट आ जाता है। तो कहां पे आता है? रूफ और पानी के बीच में आ जाएगा। तो अभी क्या होगा, जो पानी है ना, पानी सीधा वाटर प्रूफिंग एजेंट के कांटेक्ट में होगा। वाटर विल बी इन डायरेक्टली कांटेक्ट विथ अ वाटर प्रूफिंग एजेंट। तो देखो यहाँ पर है ना, सॉलिड और लिक्विड का पेयर चेंज हो गया। लिक्विड वही है, लिक्विड तो पानी है, लेकिन सॉलिड चेंज हो गया, अभी वाटर प्रूफिंग एजेंट है। तो वाटर प्रूफिंग एजेंट और ये जो कौन है, पानी है ना, इनके बीच में ज्यादा, ध्यान से सुनना, इनके बीच में ज्यादा एडिसिव फोर्सेस नहीं होते हैं। मतलब पानी और वाटर प्रूफिंग एजेंट एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, दे डू नॉट लाइक ईच अदर। वाटर प्रूफिंग एजेंट और पानी एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं। लाइक नहीं करने से क्या होगा, मतलब एडिसिव फोर्सेस विल बी वीक, कोहेसिव फोर्सेस विल बी स्ट्रांग। ये वाली सिचुएशन हो जाएगी कि कोहेसिव ज्यादा स्ट्रांग है और एडिसिव उसके कंपैरिजन में वीक है। ठीक है, उससे क्या होता है आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ऐसा होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बन जाती है। यहां पर भी वही होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिकम ऑब्ट्यूज। पानी ऐसा हो जाता है, ऐसी शेप, देखो ये देखो, ये शेप इसमें कन्वर्ट हो जाती है वाटर प्रूफिंग के बाद। पानी देखो ऐसी शेप ले लेता है ना, तो ये पानी ज्यादा टिकेगा नहीं इस पे, रूफ पे, ये अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा रूफ के, और ये निकल जाएगा इजीली। इससे आपकी छत है ना थोड़ी प्रोटेक्टेड रहेगी, पानी उसमें ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा छत में। ठीक है, ऐसा हो जाता है। जब आप नया नया रेनकोट लेके आते हो, जब सब अगर आपने से देखा हो न्यू रेनकोट या न्यू अम्ब्रेला, देखा उस पे पानी जब गिरता है न्यू रेनकोट या न्यू अम्ब्रेला पे, तो पानी ऐसा ऐसे शेप का हो जाता है, और वो टिकता नहीं है, जल्दी से खिसक जाता है। ठीक है? क्योंकि जब आप न्यू अम्ब्रेला लाते हो ना, या जब ये न्यू रेनकोट लाते हो, तो उसके ऊपर भी वाटर प्रूफिंग एजेंट लगाया होता है हल्का सा। एक्चुअली उनको काफी अच्छा वाटर प्रूफिंग लगाना चाहिए, लेकिन इंडिया में सब चलता है, माल जो बनाओ, कोई नॉलेज किसी को होता नहीं, सब चलता है, कस्टमर्स को पता होता नहीं क्या चाहिए, तो वो बहुत ही पतला सा वाटर प्रूफिंग एजेंट लगाते हैं, जो कुछ टाइम के बाद निकल जाता है। ठीक है, तो छतरी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन वाटर प्रूफिंग अच्छा लगाएंगे तो आपने देखा होगा कि अम्ब्रेला पे भी पानी टिकता नहीं, जल्दी निकल जाता है नीचे। तो इट्स रिमेंबर, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाटर प्रूफिंग एजेंट्स? दे कन्वर्ट थीटा फ्रॉम एक्यूट टू ऑब्ट्यूज, और इसलिए वो शेप ऐसे से ऐसे हो जाती है। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। एंगल ऑफ कांटेक्ट में ये चीजें थोड़ा बहुत ध्यान में रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है सरफेस टेंशन में, वो था प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस पे आएंगे। प्रेशर डिफरेंस, सी, अगर कोई ऐसे देखो, अगर ये एक सरफेस है, ध्यान से देखो, ये एकदम प्लेन सरफेस है, इट्स अ प्लेन सरफेस। ठीक है, इस प्लेन सरफेस पे अगर तुम ऐसे कोई मॉलिक्यूल ले लोगे, ये देखो, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको बाकी मॉलिक्यूल ऐसे खींचेंगे, देखो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों फोर्सेस दिख रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस को कैंसिलेशन होगा। ऊपर से इसके ऊपर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सपोज ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चलो उसको मैं P1 लिख देता हूं। नीचे इसके कौन है? नीचे इसके लिक्विड है ना, लिक्विड ऐसा प्रेशर डालती है। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि ये जो सरफेस है, इट्स अ प्लेन सरफेस, बट ये सरफेस रेस्ट पे है, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल।
प्लेन सरफेस है और रेस्ट पे भी है, तो मैं क्या बोलूंगा पता है, मैं बोलूंगा ये P1 और P2 एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, P1 मस्ट बी इक्वल P2। दोनों साइड प्रेशर सेम होता है, तो वेन एवर यू आर हैविंग अ प्लेन सरफेस, इन केस ऑफ प्लेन सरफेस एट रेस्ट, रेस्ट पे भी है, तो दोनों प्रेशर इक्वल लेने होते हैं, P1 इक्वल टू P2। लेकिन अगर सरफेस प्लेन नहीं है, सरफेस ऐसे कर्वी है, दिख रहा है इस कर्वी सरफेस, ऐसा सरफेस है, इट्स अ कर्व सरफेस। ऊपर से जब तुम देखोगे ना ये सरफेस को, जब ऊपर से देखोगे तो ये कॉनकेव है, और जब तुम नीचे से देखोगे ना तो ये कॉन्वेक्स है। तो एक साइड से देखो ये सरफेस कॉनकेव है, एक साइड से कॉन्वेक्स है। किसी को याद है क्या प्रेशर कौन सी साइड ज्यादा होता है इस केस में, कॉनकेव साइड की कॉन्वेक्स साइड? कुछ याद है? Concave side. Concave. याद है कि अभी बुक से देखा, आई थिंक याद है सबको, तो मैंने बताया तो था क्लास में अच्छे से, तो आई एम श्योर यू रिमेम्बर, प्रेशर इज मोर ऑन द कॉनकेव साइड ऑलवेज, ऐसा होता है। प्रेशर इज मोर ऑन कॉनकेव साइड। ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, करवाया था उस टाइम पे, अगर आपने लिखते हो सब अच्छे से तो आपने लिखा भी होगा, प्रेशर इज मोर ऑन द कॉनकेव साइड कंपेयर टू कॉन्वेक्स, रिमेंबर दिस। सो अगर हम लोग ये ले लें, स्फेरिकल ड्रॉप ले लें, लेट्स से इट्स अ स्फेरिकल ड्रॉप, इसका देखो मैं थोड़ा सा सरफेस इसका कंसिडर करता हूं, ये देखो सीधे AB, AB इज अ स्मॉल पोर्शन टेकन ऑन द सरफेस। इसमें देखो यहां से प्रेशर है P फ्रॉम इनसाइड, अंदर इसके लिक्विड होगी ना, वो प्रेशर है P इनसाइड और P आउटसाइड। अब इनसाइड देखो, इनसाइड जो है ये कॉनकेव है और बाहर से ये कॉन्वेक्स है सरफेस, तो प्रेशर PI ग्रेटर देन PO होता है। किसी को याद है हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ PI माइनस PO? बोलो, किसी को याद है यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना होता है? माइक ऑन करके बोल सकते हो। So Akanksha is saying that PI minus PO is 2T by R. करेक्ट है। R is the radius of this drop. R इस ड्रॉप का रेडियस है। इस केस में जो एक्सेस प्रेशर है ना PI माइनस PO, वो 2T by R होता है। और ये ड्रॉप का केस है, ड्रॉप। इसके बाद में बबल भी किया था, बबल एक अलग चीज होती है। बबल को दो सरफेसेस होती हैं, याद है? बबल ऐसा होता है, इफ somebody ask you that बबल के पास कितनी सरफेस है, तो दो होती हैं, एक ये एक सरफेस है और एक ये। बबल की जो एरिया होती है 8 पाई आर स्क्वायर, इट इज लाइक 2 times 4 पाई आर स्क्वायर, ये बबल की एरिया होती है। बबल में जो एक्सेस प्रेशर होता है ना PI माइनस PO, वो ये 2T by R नहीं होता है, इट इज 4T by R। ये सब प्रूफ किया है, एक मिनट देख लो, करवाया है ये सब चीजें पहले भी, इसलिए मैं फिर से प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, एक बार देख लो जस्ट, उसके बाद आई विल टेल यू सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। पहले इसको तो देख लो अच्छे से। ओके ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर आपके लिए क्लियर है अभी? गेटिंग? हाँ ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट। अब मैं कुछ आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ, सी इट। These extra points may be useful while solving MCQs. देखो, अब अगर बबल या ड्रॉप दिया हुआ है तो आपके लिए इजी है। अब सपोज इफ आई आस्क यू एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर मतलब वही PI माइनस PO। अगर ये मैं ड्रॉप के लिए पूछूं तो आप कर लोगे, अगर मैं बबल के लिए भी पूछूं तो आप कर लोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जो प्रॉपरली एक ड्रॉप भी नहीं होता है, एक बबल भी नहीं होता है। देखो सपोज आपको ऐसा दिया है, ध्यान से देखना, सपोज आपको ऐसा दिया है कि ये दो प्लेट्स हैं, देखो दीज आर द टू प्लेट्स, ये प्लेट है, ग्लास की प्लेट्स हैं, और इन दोनों ग्लास की प्लेट्स के बीच में ना लिक्विड फंस गया है, सम लिक्विड इज ट्रैप्ड, और लिक्विड ने कुछ ऐसा शेप ले लिया है, सपोज कुछ इस प्रकार का शेप ले लिया है। देखो
ये लिक्विड है पूरा, देखो बीच में। अब इसे शेप ऐसा लिया कि इसका जो ये रेडियस है ना, एक साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है, इट्स अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दूसरे साइड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इट मे नॉट बी इक्वल, लेट्स से वो R2 है। तो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसको एक्चुअली देखो, दो सरफेसेस हैं, देयर आर टू सरफेसेस, दोनों का रेडियस सपोज अलग भी है, R1 और R2। तो ये केस में क्या होता है, इस जो अंदर लिक्विड है ना, अंदर जो प्रेशर है वो PI है, PI इज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, और इस बाहर से जो इस लिक्विड पे प्रेशर है वो PO है। यहां पर भी एक्सेस प्रेशर होता है, here also excess pressure will be there। अगर शेप ऐसा है, ध्यान से देखो, अगर शेप ऐसा ले लिया है तो वो याद है प्रेशर हमेशा कॉनकेव साइड ज्यादा होता है, प्रेशर इज मोर ऑन कॉनकेव साइड, तो दिस टाइम PO विल बी मोर देन PI। अगर ऐसा शेप है तो PO माइनस PI होगा, ओके, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है कॉनकेव साइड से। तो ये ना एक्सेस प्रेशर, इसकी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, T इन द ब्रैकेट 1 by R1 minus 1 by R2। इसमें देखो R1 R2 में से कोई भी आप पहला ले सकते हो, कोई भी बाद में ले सकते हो। लेट्स से R1 माइनस R2 किया तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा न्यूमरेटर में, नीचे ये इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यही आएगा अल्टीमेटली। इसमें R2 माइनस R1 किया है, बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस आप सबट्रैक्ट कर लेना, पॉजिटिव में आना चाहिए ये इट्स अ फॉर्मूला जब दोनों साइड का सरफेस ऐसा कुछ शेप का है। अब कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे सर इसका प्रूफ, फॉर्मूला का प्रूफ क्या है, प्रूफ अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं कि इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, लेकिन लेंदी है काफी, और अभी बताऊंगा काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। किसी को चाहिए तो आप अलग से बोलो, मैं करके दे दूंगा, फिलहाल कोई नीड नहीं है इसके प्रूफ के। इट्स अ फॉर्मूला, अगर आपको कुछ अलग ही शेप का ड्रॉप मिला है लाइक दिस, दो प्लेट्स के बीच में, तो ये फॉर्मूला लगती है, ठीक है, क्लियर। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर दिस काइंड ऑफ अ शेप, या मतलब दोनों साइड का रेडियस अलग अलग है जब, ठीक है, तो याद रखो ये चीज, क्लियर। चलिए सेकंड एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं मैं भी, कुछ और पॉइंट्स, सी डू इट। सपोज ये एक बबल है, ध्यान से देखो, ये एक बबल है, या ड्रॉपलेट भी ले सकते हो, चलो ड्रॉप ले लेते हैं पहले। सपोज एक ड्रॉप है, इसका रेडियस है R1, सी डू इट, रेडियस R1 है, ठीक है, इसका जो एक्सेस प्रेशर है, दैट एक्सेस प्रेशर आई एम राइटिंग P1 माइनस PO, अंदर इसके जो प्रेशर है ना वो P1 है, और बाहर जो प्रेशर है PO है। प्लीज लुक एट द डायग्राम, PI माइनस PO विल बी 2T by R1, देख लो। अब एक दूसरा एक ड्रॉप है, ये देखो थोड़ा बड़ा है ड्रॉप, इसका रेडियस थोड़ा बड़ा है R2, इसके अंदर जो प्रेशर है वो P2 है, लेकिन सराउंडिंग सेम है, दोनों ड्रॉप्स की सराउंडिंग सेम है, मतलब आउटर प्रेशर सेम है PO। अब ये सेकंड ड्रॉप को ध्यान से देखो, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ, सेकंड ड्रॉप के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, P2 माइनस PO, P2 माइनस PO इज 2T by R2। दोनों ड्रॉप्स है ना सेम लिक्विड के बने हुए हैं, बोथ ड्रॉप्स आर मेड अप ऑफ सेम लिक्विड, सेम लिक्विड्स के हैं तो इसके लिए सरफेस टेंशन सेम रहेगा, T विल बी सेम। दोनों ड्रॉप्स हैं, दोनों सेम लिक्विड के बने हुए हैं। अब देखो ड्रॉप जो मैंने बोला ना स्टूडेंट, ड्रॉप की जगह बबल भी हो सकता है, उसमें कुछ नहीं है, बबल होगा तो यहाँ पे 2 की जगह 4 आ जाएगा, इट विल बी 4T by R एवरीवेयर। अब देखो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सपोज ये जो दोनों ड्रॉप्स हैं, या भले दोनों बबल्स भी ले सकते हो, ये दोनों जो है ना आपस में टच करने लगे एक दूसरे को, दे स्टार्टेड टचिंग ईच अदर, ऐसे, ऐसे। ये भी पहले एक बार कराया तो था, मुझे याद है, कराया ये कैसे, कुछ स्टूडेंट याद करो, दोनों से टच करने लगे, जब ये टच करेंगे ना तो जो कांटेक्ट एरिया है, सीधा एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये ना कांटेक्ट एरिया, इस कांटेक्ट एरिया को, जो एरिया दोनों के कांटेक्ट में है, जितनी कांटेक्ट एरिया है दोनों की, उसको इंटरफेस कहते हैं, इंटरफेस। तो इंटरफेस पे होता क्या है कि जो इंटरफेस है ना, देखो यहां से जो प्रेशर पड़ेगा इंटरफेस के ऊपर वो P1 होगा, और इधर से जो प्रेशर पड़ेगा वो P2 होगा।
बराबर ना, एक साइड से P2 प्रेशर होगा और एक साइड से P1 होगा, कहां पे, इंटरफेस पे। इसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरफेस है ना वो अलग ही शेप ले लेता है, इट टेक्स अ डिफरेंट शेप कंपेयर टू द ड्रॉप्स, अलग ही शेप ले लेता है। सपोज ऐसा कोई शेप ले लिया, ऐसे इस टाइप का शेप ले लिया, दिख रहा है, ध्यान से देखो, मतलब उसका कर्वेचर चेंज हो जाता है, इट्स कर्वेचर गेट्स चेंज्ड। ये देखो ऐसा, अभी इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस, वो हमको निकालना है। तो इस टॉपिक आप ऐसे नाम डाल सकते हो, रेडियस ऑफ इंटरफेस, पहले आपको हेडिंग डालना है, नेम डाल दो, इट्स टॉपिक नेम इज रेडियस ऑफ इंटरफेस। हाँ, अभी अमन कुमार पूछ रहा है कि इंटरफेस का रेडियस चेंज क्यों हुआ। देखो बता दो, अगर तुम पहला ड्रॉप लोगे, देखो उस पहले ड्रॉप को देखो, पहले ड्रॉप की जो सरफेस है ना, उस सरफेस पे प्रेशर कौन से पड़ रहे हैं, P1 माइनस PO पड़ रहा है, P1 एंड PO, P1 एंड PO। दूसरी जो सरफेस है, दूसरा जो ड्रॉप है, उसकी सरफेस पे कौन सा प्रेशर पड़ रहा है, P2 एंड PO, PO पड़ रहा है ना। लेकिन अभी आप इंटरफेस को देखोगे तो इंटरफेस के एक साइड प्रेशर पड़ रहा है P1, इंटरफेस के दूसरे साइड जो प्रेशर पड़ रहा है वो है P2, PO तो है ही नहीं अभी, प्रेशर P1 और P2 पड़ रहे हैं, ये अलग प्रेशर है कंपेयर टू द प्रीवियस प्रेशर्स। तो इसलिए अगर प्रेशर आप बदलोगे सरफेस के ऊपर तो उसकी शेप भी बदल जाएगी ना। सी, बहुत सिंपल है, ये देखो, इसको ऐसे याद रखो, ये देखो, ये एक बबल है, या ड्रॉपलेट भी ले सकते हो, ये इसकी देखो सरफेस है, इस साइड से प्रेशर है P1 और बाहर से जो प्रेशर है ना, बाहर से प्रेशर है PO, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वो सरफेस अपनी शेप ले लेगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया, देखो ऐसा, तो ये एरिया देखो प्लीज, ये एरिया, इसके एक साइड से प्रेशर अभी भी P1 है, लेकिन दूसरे साइड से प्रेशर PO नहीं है अभी, दूसरे साइड से प्रेशर ये है अभी। तो क्योंकि तुमने प्रेशर ही बदल दिया दोनों साइड से, तो लिक्विड का कर्वेचर भी चेंज हो जाएगा ना, सेम कर्वेचर कैसे रखेगी, इसलिए ये बीच का जो सरफेस है ना उसका कर्वेचर चेंज हो जाता है। अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं कि P1 ग्रेटर देन P2 है, और मैं ऐसा मानू P1 ग्रेटर देन P2 है, सरफेस P1 ग्रेटर है, तो P1 की साइड वो कॉनकेव बन जाएगी, टुवर्ड्स द P1 इट विल बिकम कॉनकेव, दिस वे, शेप ऐसे चेंज हो जाएगी इंटरफेस की, ऐसे ये इमेजिनरी शेप है, ऐसे कुछ शेप इसकी बदल जाएगी, ये है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ अभी, जिस साइड सर प्रेशर ज्यादा होगा ना उस साइड वो कॉनकेव बन जाएगी। इसमें देखो, अगर आप सच में आप प्रूफ करोगे ना, P1 is a pressure in the small bubble and P2 is a pressure in the large bubble. स्मॉल बबल में ज्यादा प्रेशर होता है, P1 ग्रेटर देन P2 होगा, तो P1 की साइड से ना ये कॉनकेव बन जाएगी और P2 की साइड से ये कॉन्वेक्स बन जाएगी सरफेस। अब इसका रेडियस निकालना है, सिंपल है, ये देखो, ये जो कर्वी सरफेस है ऐसे, इसके एक साइड से प्रेशर है P1, दूसरे साइड से प्रेशर है P2, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो R है, ठीक है। इसके लिए ये है इंटरफेस, दिस इज इंटरफेस बेसिकली। इसके लिए मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूं, P1 माइनस P2। हाँ स्टूडेंट, जो बबल स्मॉल होता है ना, जो बबल स्मॉल होता है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है। आपको ये याद है क्या, जो एक्सेस प्रेशर है इट इज इक्वल टू 2T/R ना, इनवर्सली एक्सेस प्रोपोर्शनल। प्रेशर और ये जो R है वो इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है क्या। तो जो बबल स्मॉल होगा उसका रेडियस कम होगा, जिसका रेडियस कम होगा उसका एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा। छोटे बबल में ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि इसका रेडियस कम होता है, रेडियस कम प्रेशर ज्यादा होता है, ये देखो ओके सर। इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर मैं अगर अज्यूम करूं कि P1 ग्रेटर देन P2 है, P1 माइनस P2, ये एक्सेस प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं। ये डायग्राम को देखो प्लीज, ये डायग्राम को ध्यान से देखो, P1 माइनस P2 को लिख सकते हैं 2T बाय दिस न्यू रेडियस, ये R जो है ना इट्स अ रेडियस ऑफ इंटरफेस, P1 माइनस P2 विल बी 2T/R, ठीक है, क्लियर। अब देखो आपने पहले क्या लिखा था, आपने पहले लिखा था P1 माइनस PO 2T/R1,
and P2 minus PO, P2 minus PO is 2T by R2. ये हमने पहले लिखा था फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो ये इसी सीधा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये दो ड्रॉप्स के लिए आपने लिखी थी। अब फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन प्लीज सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करो, तब ऐसा आएगा P1 माइनस P2। सब्ट्रैक्ट करने पे ना PO कैंसिल हो जाएगा, PO कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट विल बी 2T इन द ब्रैकेट 1 by R1 minus 1 by R2। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, यू विल गेट दिस। अब ये देखो, ये इक्वेशन देखो, दिस इक्वेशन आई हैव रिटन फॉर इंटरफेस, और ये इक्वेशन देखो, लुक एट बोथ ऑफ दिस। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं राइट हैंड साइड इक्वल ले सकता हूं। राइट हैंड साइड पे देखो 2T सेम है, तो बाकी चीजें मैं इक्वल ले सकता हूं। आई कैन टेक दिस वन, 1 upon small r is equal to this one, 1 upon R1 minus 1 upon R2। R1 R2 दिख रहा है ना, R1 R2 आर द रेडियस ऑफ द टू ड्रॉप्स, जो दो ड्रॉप्स आपस में टच हुए थे उनका रेडियस है, और ये जो स्मॉल r दिख रहा है, इट्स द रेडियस ऑफ इंटरफेस। सो दिस इज अ फॉर्मूला by which you can calculate the radius of that interface whenever the two drops or two bubbles started touching each other। ड्रॉप्स के लिए भी यही फॉर्मूला है, बबल्स के लिए भी यही है। खाली बबल्स के लिए क्या होगा कि यहाँ पे जहां पे आपने 2T लिखा है वहां पे 40 आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे, फाइनल फॉर्मूला सेम ही आती है दोनों के लिए। सो वेदर इट इज बबल और इट इज ड्रॉप, दोनों केस में फाइनल फॉर्मूला यही आती है, ठीक है। क्लियर? सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाओ ना। यस सर, डन डन सर। ओके, अभी तक कुछ डाउट है तो बोलो स्टूडेंट पहले, इफ यू हैविंग डाउट एनीथिंग। ओके, नथिंग, वेरी क्लियर, ठीक। तो बस अब इसके बाद ये सब हमने जो अभी डिस्कस किया वो एक्सेस प्रेशर से रिलेटेड पॉइंट्स थे। अभी नेक्स्ट एक टॉपिक पे जाएंगे विच इज ऑलमोस्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कैपिलैरिटी। याद है कैपिलैरिटी? कैपिलरी करवाया था ये भी। कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब आपको याद होगा, सबसे पहले कैपिलरी ट्यूब होता है, यू कैन कॉल इट सिंपली कैपिलरी, या इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब ऐसा लंबा सा एक ट्यूब होता है, लाइक दिस, लंबा होता है लेकिन बहुत ही थिन होता है, इट्स वेरी थिन ट्यूब। ये बाल के जितना पतला ट्यूब होता है, इट इज वेरी थिन लाइक अ हेयर, एक बाल के जैसा होता है कैपिलरी ट्यूब। इसे ग्लास का बना होता है बट इट इज वेरी थिन। इसमें ने कहा जब इसको लिक्विड में डिप करते हैं, ऐसे लिक्विड में इसको डिप कर दिया, लिक्विड या तो इसमें राइज होती है, लेट्स से लिक्विड राइजेस अप टू दिस, इससे राइज होती है, या लिक्विड इसमें फॉल हो जाती है, इट डिपेंड्स ऑन विच लिक्विड वी आर टेकिंग। तो यहाँ पे सब राइज हो रही है, ये h हाइट तक राइज होती है, इसको कैपिलरिटी कहते हैं। when liquid rises or falls inside the capillary, that is called capillarity। थोड़ा कैपिलरी का मैं एक्सप्लेनेशन वापस दे देता हूँ, कैसे ये काम करता है, क्यों राइज होता है, वो सब समझा देता हूँ मैं। प्लीज हैव अ लुक एट इट। सपोज ये कैपिलरी है, कैपिलरी बहुत ही पतला होता है, इट्स वेरी थिन ट्यूब, लेकिन खाली डायग्राम के लिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ इसको, जस्ट फॉर डायग्राम पर्पस आई एम ड्राइंग बिग। जब इसको आप ऐसे लिक्विड में डिप करते हो ना, ऐसे सपोज यहाँ पे लिक्विड है एवरीवेयर, लिक्विड देखो ऐसे हो जाती है, आपको याद होगा लिक्विड कॉर्नर्स पे आके ऐसे बेंड हो सकती है, ऐसे ऐसे कॉर्नर्स पे बेंड होती है। अब लेकिन ये ट्यूब इतना छोटा है कि इसके अंदर जो लिक्विड है वो ऐसी शेप की होती है, यहां पर लिक्विड प्लेन नहीं हो सकती, इट हैज टू बी कर्वी ओनली। ये जो कर्वी सरफेस है ना, दिख रहा है ये, इस कर्वी सरफेस को मिनिस्कस कहते हैं, मिनिस्कस, इसका नेम मिनिस्कस रखा गया है। अब देखो आपको ये याद होगा, प्रेशर हमेशा कॉनकेव साइड ज्यादा होता है, कॉनकेव।
देखो यहाँ पे सपोज मैं प्रेशर लिखता हूँ P1 और इस सरफेस के नीचे मेनिस्कस के नीचे जो प्रेशर है वो P2 है। यहाँ पर देखो फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे है P3 और ये फ्लैट सरफेस के एकदम नीचे P4। P1 P2 P3 P4 लिखा है मैंने, ठीक है। अब आपको याद होगा प्रेशर कॉनकेव साइड ज्यादा होता है, ऐसे माना जाता है, प्रेशर इज मोर ऑन कॉनकेव साइड। तो ये देखो P1 दिख रहा है, P1 विल बी ग्रेटर देन P2, ठीक है। एक बार बताओ स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले बिफोर आई गो फर्दर, मुझे एक बार बताओ, यहां पर मैं अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करूं, ट्राई टू आंसर मी स्टूडेंट, इफ आई ड्रॉ एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बनेगी कि एक्यूट बनेगी? सोच के बताओ। Acute. एक्यूट, समझ में आ रहा है? एक्यूट बनेगी, ठीक। तो ये केस है वो है लिक्विड्स के लिए जो थीटा एक्यूट बनाती है। इसका एग्जाम्पल है वाटर। वाटर जब आप प्लेन ग्लास में डालोगे ना, कैपिलरी जो है वो ग्लास की बनी होती है, कैपिलरी इज मेड अप ऑफ ग्लास, कांच की बनी होती है, कांच की, तो उसको मैं ग्लास बोलता हूँ। कैपिलरी इज मेड अप ऑफ ग्लास और पानी है इसमें, सपोज पानी और ग्लास के बीच में एक्यूट एंगल बनती है, तो ये पानी का केस है, वाटर विल डू दिस, ठीक है। अब देखो P1 ग्रेटर देन P2 बोला, अब देखो P1 और P2 इक्वल, P1 और P3 इक्वल होंगे, P1 और P3 दोनों सेम ही होंगे, दे आर एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। P1 और P3 इक्वल होगा और उसके बाद P3 और P4 भी इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट सरफेस है। तो P1 इज इक्वल टू P3, P3 इज इक्वल टू P4। P1 की जगह डायरेक्टली मैं P4 लिख देता हूँ, P4 इज ग्रेटर देन P2, P4 इज ग्रेटर देन P2। P4 ग्रेटर है मतलब बाहर प्रेशर हाई है, P2 लेस है मतलब अंदर कैपिलरी के अंदर प्रेशर लो है। इस केस में क्या होगा, लिक्विड ऐसे जाएगी, इसमें राइज होगा लिक्विड, लिक्विड तब तक राइज होगा, तब तक राइज होगा जब तक P2 और P4 इक्वल नहीं हो जाते, अनलेस P2 एंड P4 बिकम इक्वल, तब तक ये लिक्विड राइज होते ही रहेगा। और एक पॉइंट पे जब P2 और P4 इक्वल हो जाएंगे, उस मोमेंट पे ये लिक्विड और राइज होना बंद कर देता है। ये सब समझाया था मैंने, यही कैपिलरी का रीजन है, कैपिलरी एक्शन का रीजन बेसिकली क्या है, प्रेशर का डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड राइज होता है। अब डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, ये जो H हमने निकाला था याद है, H की फॉर्मूला ये आती है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। इसमें ये R दिख रहा है, R इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का रेडियस है, T इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है। H की फॉर्मूला याद करो सबसे पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रूफ किया कि जो एक्यूट एंगल बनाता है ना वो राइज हो रहा है। अब आप वाइस से वर्सा कर सकते हो, अगर थीटा ऑप्ट्यूज होगी ना, मर्क्यूरी यूजुअली ऑप्ट्यूज एंगल बनाता है, थीटा जब ऑप्ट्यूज होगी ना, थीटा इज ऑप्ट्यूज, तो ये लिक्विड राइज नहीं होता है, लिक्विड फॉल होता है थोड़ा सा अंदर, मतलब ये जो H है ना वो H निगेटिव में चला जाता है, H को निगेटिव लेंगे अगर थीटा ऑप्ट्यूज होगा तो। ये देखो आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम में थीटा एक्यूट था, ये देखो कॉस ऑफ एक्यूट एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट अगर थीटा ऑप्ट्यूज है, लेट्स से थीटा इज ऑप्ट्यूज, तो यहां पर क्या आएगा, कॉस ऑफ ऑप्ट्यूज एंगल आएगा ना, कॉस ऑफ ऑप्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव, कॉस ऑफ ऑप्ट्यूज एंगल कितना होता है, नेगेटिव होता है, H नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब है राइज नहीं होगा, फॉल होगा। तो ऑप्ट्यूज एंगल बनती है तो लिक्विड फॉल होती है, एक्यूट एंगल बनती है तो लिक्विड राइज होती है, राइज और फॉल दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो कैपिलरी का बेसिक्स तो समझ गए आपको अभी, ठीक है। अब कैपिलरी से रिलेटेड मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूं, ध्यान से देखना। पहला, अगर आपको ऐसा टॉपिक दिया है कि ये एक लिफ्ट है, इट्स अ लिफ्ट, इस लिफ्ट में आपने ऐसे कंटेनर रखा है ऐसे, और इस कंटेनर में हमने कैपिलरी डाली है ऐसे, ऐसा कुछ केस है। देखो अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है विथ एक्सेलरेशन a, इट इज पॉसिबल दैट इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन a, इस केस में क्या होगा कि जो हाइट है ना लिक्विड की, हाइट विल बी गिवन बाय 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो आर जी होता है, यही फॉर्मूला होती है ना,
G will be replaced by G plus A. ऐसा मैंने आपको प्रेशर में भी बताया था कि लिफ्ट ऊपर जाती है तो G प्लस से लेना होता है. ये हर जगह है फिजिक्स में. एवरीवेयर यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अ थिंग. किसी को प्रूफ वगैरह चाहिए तो आप बोल देना, मैं प्रूफ कर दूंगा कोई भी फॉर्मूला. आपको जो चाहिए वी कैन प्रूव इट. अपवर्ड जाने के टाइम पे G प्लस से ले लेना. सपोज बाय चांस सेम लिफ्ट नीचे जा रही है विथ एक्सेलरेशन A, तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा. नीचे जाएगी तो माइनस, ऊपर जाएगी तो प्लस. अब अगर उन्होंने ऐसा लिखा है कि ऊपर जा रही है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, या नीचे जा रही है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिफ्ट मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ना. लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. तो ये ए आप जीरो डाल देना प्लीज. फॉर्मूला विल रिमेन नॉर्मल लाइक 2t cos थीटा बाय रो आर जी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे कुछ नहीं होता है. जब एक्सेलरेशन होगा तब ये चेंज होगी, क्योंकि जब ये एक्सेलरेशन होता है तब ये जो लिफ्ट है ना वो नॉन इनर्शियल बन जाती है. इट्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स एक्ट होता है. तो बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स दिस इज हैपनिंग. ठीक है, थोड़ा याद रखो. किसी भी आपको प्रूफ चाहिए ना, आप बोलो, हम लोग कर देंगे उस प्रूफ को. ठीक है, सो कीप इट इन माइंड. लिफ्ट का क्लियर. ठीक, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट है, ध्यान से देखना, कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ. स्टूडेंट हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बता रहा हूं रिलेटेड टू कैपिलरी. नेक्स्ट है कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ. हेडिंग डाल दो प्लीज एक छोटा सा, कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ. ठीक है, अब ध्यान से देखो प्लीज. सपोज ये कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड फिल किया. इसमें हमने एक बड़ा सा कैपिलरी डाल दिया, वेरी लॉन्ग कैपिलरी लाइक दिस. इसमें लिक्विड राइज हुआ यहां तक राइज हुआ. इस H की आपको फॉर्मूला पता है. H विल बी 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी. आर को मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं इधर. ये देखो ऐसा लिख सकते हैं. आर को उधर शिफ्ट कर दिया, उसमें क्या हो गया. आर जो है ना, आर इज द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी. आर इस कैपिलरी का रेडियस है. ठीक है, लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनना, अभी अगर हम लोग रेडियस ऑफ कैपिलरी नहीं लेना चाहते हैं, वी वांट टू टेक अ रेडियस ऑफ मेनिस्कस. देखो ये कैपिलरी है. सी दिस इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी. ध्यान से देखो, ये कैपिलरी का रेडियस है. लेकिन अगर ये देखो, अगर मैं ऐसा ले लूं, ये मेनिस्कस है. दिस कर्वी सरफेस इज नोन एज मेनिस्कस. अगर ये ऐसा ले लूं मैं, ये भी मेनिस्कस कर्वी है ना. इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो है वो कैपिटल है. दिख रहा है कैपिटल. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस. तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर को आप देखोगे ना, तो इनमें एक रिलेशन होता है. रिलेशन ऐसा आता है कि जो स्मॉल आर है ना, इट कैन बी रिटन एज कैपिटल आर टाइम कॉस थीटा. सबसे पहले इसको थोड़ा समझो. स्मॉल आर इज सेम एज कैपिटल आर टाइम कॉस थीटा. जिनको लगता है ऐसा ये भी मुझे मालूम नहीं है, तो मेरी एक सजेशन रहेगी, नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे रिमाइंड कराओ, मैं इसको प्रूफ कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे उसको. तब तक आप प्रूफ करने की कोशिश करो. स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा होता है. ठीक है, ये देखो यहाँ पर है ना स्मॉल आर लिखा है ना आपने, इसको हटाओ. इसकी जगह सपोज मैंने ये लिख दिया कैपिटल आर कॉस थीटा. तो देखो अभी कॉस थीटा दोनों साइड से कट ही हो जाएगा. देखो तो वापस एच आर की प्रोडक्ट आ रही है. एच और आर की प्रोडक्ट है 2t बाय रो जी. दिख रहा है. यहाँ पर मैं, आई होप ये क्लियर है. यहाँ पे देखो एच आर की प्रोडक्ट आ रही है, एच इंटू आर 2t बाय रो जी. ठीक है, इसमें ये आर क्या है, ध्यान से देखो. आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस. आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस. ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको पॉइंट प्रूफ किया है, ठीक है, वही यहां पे लिख रहा हूं मैं. देखो h इंटू आर, आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस 2t बाय रो जी. कॉस थीटा कैंसिल हो गया. ये पॉइंट क्लियर है अभी. ठीक है, अब देखो ये लिक्विड हमने लिया,
कौन है? अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर जो कैपिटल आर है क्या वो बड़ा होगा स्मॉल आर से, ऐसा पूछा है किसी ने। ठीक है, सी अब ये अब बड़ा होगा कि नहीं वो आप कैसे चेक करोगे? मैंने आपको बताया कि स्मॉल आर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, बराबर। ये फॉर्मूला हमेशा बड़ा होगा। तो cos थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है ना, मैक्सिमम 1 होती है, लेकिन यूजुअली लेस देन 1 होती है। सपोज cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, स्मॉल आर इज हाफ ऑफ कैपिटल आर। यस, तो कैपिटल आर हमेशा बड़ा होता है। इट इज इंडीड करेक्ट, कैपिटल आर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, कैपिटल आर क्या है पता है? इट्स अ रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, चलो लेट मी कंप्लीट दिस नाउ। देखो ये कंटेनर है, इसमें आपने ऐसे कैपिलरी डाला तो कितने हाइट तक लिक्विड जाता है? लिक्विड ये देखो एच हाइट दिख रहा है, ये वाले एच हाइट तक जाता है। लेकिन सपोज तुमने कैपिलरी बहुत छोटा ले लिया है, यू हैव टेकन अ वेरी वेरी स्मॉल कैपिलरी, बहुत ही छोटा कैपिलरी ले लिया है, स्मॉल साइज की कैपिलरी ले ली है। अब इस कैपिलरी का लेंथ कितना है? एल है सपोज, लेकिन बहुत ही छोटा लेंथ है। जितने हाइट तक राइज होना चाहिए, कितने हाइट तक यूजुअली राइज होता है? एच हाइट तक राइज होता है ना? लेकिन तुमने लेंथ कितना लिया? एल लिया है। एल बहुत ही छोटा है कंपेयर टू एच। तो जितने तक लिक्विड राइज होता है उतना कैपिलरी है ही नहीं, कैपिलरी बहुत छोटा है। कितनी लेंथ का है? एल लेंथ का है। इट इज कॉल्ड कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, कैपिलरी बहुत छोटा ले लिया है। तो इस केस में क्या होता है? लिक्विड ऐसे राइज होती है, लिक्विड एक्चुअली कहां तक राइज होना चाहती है? लिक्विड राइज होना चाहती है अप टू एच, लेकिन तुमने कैपिलरी छोटा दे दिया है उसको। तो क्या होगा? लिक्विड यहां पर आने के बाद ऐसे कुछ लोगों को लगेगा कि सर लिक्विड है ना और ऊपर जाना चाहती है ना, एच तक जाना चाहती है, तो ऐसे फाउंटेन आएगा। फाउंटेन फाउंटेन वगैरह कुछ नहीं आता है। यहां पर आने के बाद लिक्विड ऐसा शेप ले लेती है, ऐसा। ये बल्ब नहीं लगाया मैंने, ये लिक्विड का मिनिस्कस जो है ना, मिनिस्कस ऐसा शेप ले लेता है। मिनिस्कस टेक दिस काइंड ऑफ अ शेप। अब आप ध्यान से देखो, मिनिस्कस अगर ऐसा शेप लेता है तो ये देखो, ये उसका कर्वेचर हो गया ना, ऐसी शेप ले लिया। ये देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी ये हो गया। ये नया रेडियस ऑफ मिनिस्कस है, इट्स अ न्यू रेडियस ऑफ मिनिस्कस। इसको मैं R1 बोल देता हूं। ठीक है, अब होता क्या देखो, रेडियस ऑफ मिनिस्कस चेंज हो गया, R1 हो गया। अब आप ये फॉर्मूला पे आ जाओ, ये आपको फॉर्मूला याद होगी। ये H है हाइट विच इज रेस्ट, और R है रेडियस ऑफ मिनिस्कस, 2T/ρg। अब देखो, जब आप कैपिलरी यूज करते हो इनसफिशिएंट लेंथ की, व्हेन यू आर हैविंग अ कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, ये वाली कैपिलरी यूज किया, इसमें भी देखो ये T सरफेस टेंशन तो सेम ही रहेगा एज प्रीवियस केस। ये जो टर्म है ना पूरा, दिस टर्म इज नॉट हैविंग एनी चेंज। आप सोच के देखो, अगर आप छोटा कैपिलरी ले लोगे तो से टी या ये रो या जो जी है, टी रो जी, इसमें से कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा कि टेंशन चेंज हो जाएगा जब आप ऐसी कैपिलरी लोगे तो, या रो चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी लिक्विड की, ऐसा नहीं है। ये टर्म कांस्टेंट है, मतलब एचआर की जो प्रोडक्ट होती है वो कांस्टेंट होती है। एचआर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। अब इसमें आप अगर एच को डिक्रीज कर दोगे, एच कम हो गया, यहाँ पे एल हो गया है। थिंक एच को मैंने डिक्रीज कर दिया है, एच कितना हो गया? अभी एल हो गया है। एच को डिक्रीज किया तो ये आर अपने आप को इंक्रीज कर लेता है, आर इंक्रीज होके R1 हो गया है। अभी जो न्यू एचआर प्रोडक्ट है वो क्या है? वो ये है L/R1, L/R1। सोचो ऐसे सोचो, प्रीवियस केस और ये केस है ना, दोनों केस में एचआर प्रोडक्ट कांस्टेंट है, H डिक्रीजेस टू L, सो R इंक्रीजेस टू R1। LR की प्रोडक्ट उतनी रहेगी, तो आप ऐसा लिख सकते हो L/R1 की जो प्रोडक्ट है इट इज सेम एज H/R की प्रोडक्ट, बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 2T/ρg। इस फॉर्मूला से पता है आपको, ये R1 निकालने को बोलेंगे। R1 R1 क्या है? R1 इज अ न्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस। तो याद रखो, जब भी आप कैपिलरी ऐसी लोगे जिसकी हाइट बहुत छोटी है, इनसफिशिएंट हाइट है, उसमें मेनिस्कस ऊपर आके अपनी शेप चेंज कर देता है। मेनिस्कस की शेप R1 हो जाती है। दैट R1 यू कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसमें L क्या है? L इज द लेंथ ऑफ कैपिलरी, शॉर्ट लेंथ ऑफ द कैपिलरी। H is the initial height that it rises। ये दोनों इक्वल लेने होते हैं, या कभी कभी फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वल लेना होता है। ये फॉर्मूला आप लिख लो, डायग्राम बना लो,
बाकी चीजें अगर और क्लियरिटी नहीं है तो कल हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. टुडे यू नोट डाउन, इफ डाउट्स आर देयर विल डिस्कस टुमारो. सर कैपिलरी का पेज दिखाओ ना 1 मिनट. कैपिलरी का